विपुल एक शांत स्थान पर बैठकर अविका के साथ बिताए पलों को याद करने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि अविका यहीं कहीं से उसे देख रही है, यहीं कहीं है वो। वहां पर एक दो प्रेमी जोड़े अपने अपने साथी के साथ आनंददायक समय का सदुपयोग कर रहे थे। सूर्य अपनी यात्रा समाप्त कर छिपने वाला था। विपुल भी वहां से अपने घर आ गया। ड्राइवर को पहले ही कॉल करके बता चुका था। विपुल अधिकतर अविका के बारे में ही सोचता रहता था। 2-3 दिन से उसकी माँ उसे देख रही थी। उनसे रहा नहीं गया और पूछ बैठी, क्या बात है, कोई समस्या है? विपुल कहता है, नहीं तो सब ठीक है। एक ऑर्डर समय पर पूरा करना है, इसलिए थोड़ा तनाव है। फिर विपुल की माँ कहती है, तनाव से कुछ हासिल नहीं होता विपुल। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगा। विपुल अब अपनी माँ के सामने खुश दिखने का दिखावा करने लगा। विपुल खाना खाकर सोने गया तो उसकी अपने कमरे में अविका दिखाई दे रही थी। कभी हंसती, कभी शर्माती, कभी उससे दूर भागती। अविका विपुल उससे बात करना चाहता था, उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो हाथ कैसे पाती। रात के 11 बज गए। विपुल को नींद नहीं आई। काफी प्रयास किया कि नींद आ जाए, लेकिन अविका की याद उसे सोने नहीं दे रही थी। विपुल बहुत परेशान हो गया और छत पर टहलने लगा। सारी रात बेचैन रहा, लेकिन एक क्षण के लिए सो नहीं सका। थका हुआ सा सुबह शौच आदि से निर्वृत्त होकर नहाया, नाश्ता किया और तैयार होकर कारखाने के लिए निकल पड़ा। दिन भर काम पर ध्यान दिया। घर पहुंचकर माँ ने खाने की तैयारी कर दी तो उसने खा बाद में खा लूंगा कहकर अपने कमरे में रख देने की बात की। विपुल 8 बजने से पहले ही घर से निकल गया। उसके कदम शराब के ठेके की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि उसने कभी शराब नहीं पी थी। जाने किस झोंक में आकर वो ऐसे स्थान पर जा रहा था, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता था उसे। शराब और शराबी से नफरत थी। वाइन शॉप पर जाते जाते रुक गया। उसने देखा कि एक अंधेरे से स्थान पर दो व्यक्ति बैठे पी रहे हैं। दोनों का कोटा पूरा नहीं हुआ था। एक दूसरे से एक बोतल और लाने की जिद कर रहे थे। जैसे ही एक व्यक्ति ने बीड़ी जलाने के लिए माचिस जलाई, उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। उन दोनों में से एक टनटनी का चेला था, रंगा या बिल्ला। नाम तो बिल्कुल नहीं जानता था लेकिन विपुल खुश हो गया और आसमान की तरफ सिर उठाकर बोला, अविका, आज तुम्हारा दूसरा अपराधी भी आ रहा है। मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है तुम्हारे हत्यारों को अपने हाथों से सजा देना। विपुल ने एक बोतल खरीदी और उसे अपनी कमीज के नीचे छुपाकर उन दोनों के नजदीक गया। दोनों के वार्तालाप सुनने की कोशिश करने लगा। अरे यार रंगा, आजकल बिल्ला दिखाई नहीं दे रहा। रंगा, तुझे नहीं पता सोहन, वो कुछ दिनों पहले सड़क के किनारे मरा हुआ पाया गया। टनटनी उस्ताद का मानना है कि सुबह के धुंधले के में कोई वाहन उसे मार गया। सोहन, ओ वैसे मस्त आदमी था। रंगा, मेरा तो सच्चा दोस्त था। उसके बिना ये जग सूना सूना लगता है। सोहन, तूने उसकी याद दिला दी। सारा नशा खत्म हो गया। जा एक बोतल और लेकर आ। रंगा ने अपनी जेब में रखा 200 का नोट उसकी ओर बढ़ा दी। सोहन लड़खड़ाता हुआ काउंटर की ओर चल दिया। रंगा उस टूटी सी झोपड़ी के नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। विपुल ने एक बार तो सोचा कि रंगा अकेला है, जाकर ढूंढ दूं और यमलोक पहुंचा दूं, लेकिन सोहन के आने का खतरा था। इसके अलावा और कोई भी इधर पीने आ सकता था। विपुल चुपचाप दबे पांव वापस लौट रहा था। चींची की आवाज हुई। उसके जूते के नीचे कांच आ गया था। कांच को महसूस करते ही विपुल के दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। वो कांच के टुकड़ों को लेकर अंधेरे में खो गया। एक बड़े से पत्थर पर उस कांच को महीन सा पीस दिया। बोतल खोली और आधी शराब वहां बाहर गिरा दी और कांच को अपनी शराब की बोतल में मिला दिया। अब विपुल सोहन को वहां से गायब करना चाहता था। उसने शराब के ठेके की तरफ कदम बढ़ा दिए। पास ही एक ठेले पर एक छोटा सा लड़का नमकीन पानी के पाउच बेच रहा था। विपुल ने उसे 100 का नोट दिया। कुछ चखना खरीदा। कुछ याद करने का नाटक करते हुए विपुल ने उस लड़के से कहा, अरे सुन, बाकी के पैसे बाद में देना, यहीं कहीं सोहन बैठा होगा,
उनसे ये कहकर कि उनका लड़का छत से गिर गया है। तक मैं तो भूल ही गया, उसके घर से फ़ोन आया था। वो लड़का कुछ समझा या नहीं, लेकिन थोड़ी दूर से आवाज़ लगाना शुरू किया, सोहन भैया, तुम्हारा लड़का छत से गिर गया है। सोहन ने आवाज़ सुनकर और जल्दी से घर जाने लगा। रंगा उस समय लघु शंका के लिए गया था। सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, उस समय वहां कोई नहीं था। आसपास कोई होगा तो उसका ध्यान इधर नहीं था। विपुल ने जल्दी से रंगा की बोतल के स्थान पर अपनी कांच मिली हुई बोतल रख दी। बोतल को रखने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर एक तरफ चल दिया। रंगा ने सोहन को जाते हुए देख लिया था। शेष बची शराब को जल्दी से अपने उधरस्त कर वो भी अपने घर जाने वाला था। रंगा ने दो बड़े बड़े पेग बनाए और जल्दी जल्दी गटक गया। खाली बोतल को उठाया और बाहर उछाल दिया। खनाक की आवाज के साथ बोतल चकनाचूर हो गई। विपुल सामान्य भाव से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो रंगा नशे की तरंग में अपने घर जा रहा था। विपुल घूम कर रास्ते पर आया तो था, जबकि रंगा सीधा ही रास्ते पर आ गया। शराब का ठेका सड़क से थोड़ी दूर था, लेकिन आसपास घर दुकानें बन रही थी, इसलिए इलाका सुनसान तो बिल्कुल नहीं था। विपुल को एक मानवीय साया दिखाई दिया। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए तो उसे साये के पीछे पहुंच गया। विपुल, हाय रंगा उस्ताद, खूब मजे कर रहे हो। रंगा, कौन हो भाई? अरे ये तो अपने आशिक भाई हैं, अबिका के आशिक। रंगा की आवाज लड़खड़ा रही थी, उसके सीने में जलन हो गई। शराब से ज्यादा कांच ने असर दिखाना शुरू कर दिया। वो पीड़ा से भर गया। उसने विपुल को अपनी पीड़ा बतानी चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आगे एक घर के बाहर बल्ब चल रहा था। रंगा ने कुछ कहने के लिए विपुल की ओर देखा तो विपुल के चेहरे पर कुटिल मुस्कान खेल रही थी। विपुल, रंगा प्यारे, हो गए दिन पूरे तुम्हारे। तुमने शराब के साथ कांच का नाश्ता किया है। अब जाकर अपने साथी बिल्ला को समाचार दे देना। उससे कहना कि जल्दी ही टनटनी उस्ताद भी धूप पर आने वाला है। तुम दोनों अपने बॉस का स्वागत करना। अलविदा रंगा भाई। अगर अबिका मिल जाए तो उससे कहना कि विपुल तुम्हें बहुत याद करता है। रंगा जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया। विपुल ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वो जल्दी से वहां से लपक लिया। विपुल ने अपने घर का ताला खोला। उसकी सो चुकी थी। विपुल अपने कमरे में गया, अबिका का फोटो सीने से लगाया और बुरी तरह रोने लगा। जी भर का रोने के बाद उसका मन हल्का हुआ और सो गया। सुबह चाय के साथ अखबार भी उसके बेड पर रखा था। विपुल ने अखबार पर नजर डाली। रंगा के बारे में लिखा हुआ था। पुलिस ने उसके मरने का कारण ओवरडोज माना था। खबर अखबार में लिखा हुआ था कि अधिक शराब के कारण रंगा का लीवर फट गया था। विपुल ने अखबार एक तरफ डाला और चाय खत्म की। चाय पीकर वो बाथरूम में घुस गया। बीसी दैनिक कर्मों से निर्वृत्त होकर फैक्ट्री जाने की तैयारी करने लगा। एक दो स्थान पर माल तैयार होने का समाचार दिया तो एक दो से हिसाब करने की बात कही। विपुल बिल्कुल शांत और फ्रेश था। अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। उसे खुश देखकर उसकी माँ भी खुश नजर आई। विपुल फैक्ट्री पहुंच गया, काम को देखा, आवश्यक निर्देश दिए और अपने कार्यालय में आकर ऑर्डर बुक देखने लगा। वो जल्दी माल सप्लाई करना चाहता था। विपुल के दिल और दिमाग से बहुत बड़ा बोझ हटता जा रहा था। वो स्वयं गाड़ी चलाकर अपनी फैक्ट्री की ओर जा रहा था। तभी एक मॉडर्न युवती ने बीच सड़क पर खड़े होकर रुकने का इशारा किया। विपुल ने तेजी से ब्रेक लगाए। वो इसलिए नहीं कि लड़की ने रुकने का इशारा किया, बल्कि इसलिए कि अगर विपुल ब्रेक नहीं मारता तो उसे मार बैठता। विपुल ने गाड़ी संभाली और ड्राइविंग साइड का शीशा खोल कर कहा, क्या बात है मैडम, मेरी ही गाड़ी मिली है क्या आत्महत्या करने के लिए? लड़की, सॉरी जीजा जी। विपुल हैरान होकर, क्या क्या कहा? लड़की, जीजा जी। विपुल कहने लगा, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान तो सुना था, पर लेकिन घरवाली बनी नहीं, मिली एक साली, पहली बार मालूम हो रहा है। लड़की कहती है, इस बीच सड़क पर ही सारे रिश्तों की पहचान करेंगे क्या? कोई क्या सोच रहा होगा कि किसी लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है ये गाड़ी वाला। कहीं ऐसा न हो कि कोई गलत समझकर आपको धुन दे।
विपुल कहता है तो क्या करूं? लड़की, अरे गाड़ी की विंडो ओपन करो, मुझे अंदर आने दो, फिर सारी जिज्ञासा पूरी हो जाए। विपुल कहता है क्यों आने दूं तुम्हें गाड़ी के अंदर? तुम कोई बदमाश गिरोह की सदस्य हो सकती हो। आजकल लड़कियों के सहारे लूटपाट ज्यादा हो रही है। पहले कोई लड़की या युवती लिफ्ट लेती है, फिर थोड़ी देर बाद शोर मचाती है। उसका शोर सुनकर बदमाश गिरोह के लोग आ जाते हैं, फिर ठोक पीट कर माल पत्ता लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसलिए देवी जी मुझे माफ करो, मुझे जीजा बनाने की जरूरत नहीं है। लड़की, अरे अविका तो कहती थी कि मैं तेरे जीजा बहुत अच्छे हैं, हर किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं। विपुल अविका का नाम सुनते ही, लड़की, हाँ अविका कहती, मेरी सहेली और आपकी होने वाली पत्नी अविका, उसने मुझे सब कुछ बता दिया था जिस दिन आप दोनों मिले थे। उसने कॉलेज भी क्यों बंद किया था, सब कुछ बता दिया। विपुल कहता है तुम पारो हो? पारो, सही पहचाना जीजा जी। विपुल कहता है अविका ने एक बार बताया था कि मेरी एकमात्र सहेली कोई प्रशिक्षण कर रही है। अगर हो होती तो इन गुंडों को उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं होती। पारो कहती है हाँ सही कह रही थी, मैं उसकी एक तरह से रक्षक थी। मेरा चयन पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पद पर हो गया। 9-10 महीने के लिए मैं ट्रेनिंग पर क्या गई, मेरी सच्ची सहेली मुझसे बहुत दूर चली गई। विपुल ने गाड़ी का गेट खोल दिया और पारो को अंदर बिठा लिया। विपुल अब कहाँ छोड़ूं? पारो कहती है आपकी फैक्ट्री। विपुल ओ क्यों? पारो, मुझे बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं, मुझे सारी जानकारी चाहिए। विपुल कैसी जानकारी? पारो, अरे आप दोनों के प्यार की कहानी सुननी है मुझे। विपुल ने गाड़ी स्टार्ट की और अपनी फैक्ट्री के रास्ते पर चल दिया। अविका को कभी फैक्ट्री ले जाने का मौका ही नहीं मिला था। विपुल ने फैक्ट्री के गेट पर हॉर्न बजाया तो बड़ा सा गेट खुल गया। विपुल ने अपनी गाड़ी पार्क की और पारो को लेकर कार्यालय में गया। विपुल ने अपने सहायक को आवाज दी और पारो के लिए चाय कॉफी लाने का आदेश दिया। पारो, जब तक आपकी चाय कॉफी आएगी तब तक प्यार मोहब्बत की बात कर लें। विपुल कहता है क्या? पारो कहती है अरे जीजा जी आपको क्या की बीमारी है क्या? मैं आप और अविका के प्यार मोहब्बत की बात कर रही हूँ, आपसे थोड़े ही प्यार मोहब्बत कर रही हूँ। विपुल कहता है तुम बात ही ऐसी करती हो कि चौंक जाना पड़ता है। पारो कहती है मेरी बात करने की ऐसी ही आदत है, अब आप अपने प्यार की कहानी की शुरुआत करें तो मुझे अच्छा लगेगा। विपुल ने शुरू से अंत तक अपनी और अविका की कहानी सुना दी। कई बार पारो भावुक हुई तो कभी आंखों में पानी आ गया। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि काफी आ गई। काफी खत्म भी नहीं हुई कि यहीं पुलिस अधिकारी आ गए। विपुल के साथ एक लड़की को देखकर उसने व्यंग्य से कहा, आप तो उस दिन कह रहे थे कि अविका मेरी जान थी, मेरी जिंदगी थी, लेकिन लगता है बहुत जल्दी ही जान की याद से पीछा छुड़ा लिया। पारो, व्हाट डू यू वांट? मिस्टर रमाकांत सिरेटा। पारो को उसका नाम उसकी जेब पर लगी नेम प्लेट पर से लग गया था। रमाकांत, आप कौन हो? पारो, नाउ आई एम योर बॉस, सब इंस्पेक्टर पारो सिंह। रमाकांत ने सल्यूट किया। सॉरी मैडम। पारो कहती है इट्स ओके। बिना जानकारी के किसी के बारे में कुछ भी कह देना गलत होता है। रमाकांत जी, सॉरी अगेन। मैं अपनी इस आदत में सुधार करूंगा मैडम। पारो, जिस काम के लिए आए हो उसे बेझिझक बोलो। रमाकांत, कल एक गुंडे की मौत हो गई, उसकी सिलसिले में आया था। पारो, क्या मतलब? रमाकांत जी मैडम, जी मैडम, बिल्कुल जी की विपुल जी की एक मासूका की हत्या एक गुंडे गिरोह ने कर दी। उन 3 बदमाशों में से 2 मारे जा चुके हैं, उसी सिलसिले में पूछताछ करने आया था। पारो, विपुल, क्या यह सच है? विपुल, सॉरी मुझे नहीं पता। विपुल का मोबाइल बजने लगा तो वो अपनी आदत के अनुरूप बात करते करते बाहर निकल गया। विपुल के जाते ही पारो ने कहा, मैं सीआईडी क्राइम ब्रांच से हूँ, इसी केस में लगी हूँ, तुम जा सकते हो। दो या मर्डर कर चुका है, तीसरी को बचाना है और उसे कानून से सजा दिलानी है। अपना आई कार्ड टाइट जींस की पिछली जेब से निकाल कर दिखाया। रमाकांत को विपुल आता दिख गया था, इसीलिए पारो ने बात को दूसरी ओर एकदम से बदल दिया। पारो, हाँ तो रमाकांत प्यारे, कैसे हैं बीवी बच्चे तुम्हारे? छोड़ आए उन्हें किसके सहारे? वो तड़प रहे होंगे सारे। पारो ने इशारों ही इशारों में उसे यहाँ से चले जाने को कहा।
रमाकांत जल्दी वहां से स्वरुक्त हो गया। पारो, जीजा जी आपने मुझे फैक्ट्री नहीं दिखाई। पारो किसी क्लू के चक्कर के में थी, साथ ही देखना चाहती थी कि खिलौनों की आड़ में विपुल स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है। विपुल, चलो देखते हैं फैक्ट्री। पारो खिलौने बनते देखना चाहती थी। वो उठी तभी उस कार्यालय में उसे सीसीटीवी कैमरा दिख गया। पारो चिंतित हो गई क्योंकि उसे रमाकांत के साथ हुई बातचीत इसमें रिकॉर्ड हो गई होगी। उसे सुनकर विपुल सतर्क हो जाए, मुझसे भी दूरी बना लेगा। पारो कहती है, बाद में देख लेंगे, अभी मुझे याद आया कि कोई सूचना मेल करनी है। आप इस कंप्यूटर को ऑन कर दो, मैं थोड़ी देर कुछ काम करना चाहती हूँ। विपुल कंप्यूटर ऑन करके बाहर चला गया। पारो ने जल्दी से कैमरे को कनेक्ट किया, रमाकांत से साथ हुई बात डिलीट कर दी। अब कोई खतरा नहीं रहा। पारो विपुल को कार्यालय में आते देखकर जल्दी से अपने स्थान पर बैठ गई। कैमरे पर नजर डालती हुई पारो कुछ सोचने लगी। वो विपुल से बोली, जीजा जी भूख लग रही है, मैं घर से खाली पेट ही निकली थी, सोचा जीजा जी के घर जा रही हूँ, कुछ खातिरदारी होगी, लेकिन यहाँ तो चाय कॉफी बस। विपुल, चलो चलते हैं, वैसे भी यहाँ हमें तुम्हें बोरियत हो रही होगी। पारो, कहाँ चलें? विपुल कहता है, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, जहां आपकी खातिरदारी हो सके। पारो कहती है, सो स्वीट, अभी चलिए। विपुल ने अपनी गाड़ी निकाली और पारो लपक कर उसके पास बैठ गई। विपुल एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया, लेकिन पारो ने भीड़ अधिक है कहकर आगे बढ़ने की सलाह दी। पारो ने दो तीन रेस्टोरेंट नापसंद कर दिए। विपुल ने उसे कहा, अब आप ही बता दो कहाँ से चलूं। पारो साराना अंदाज में बोली, इस भीड़ से दूर, सारे जहां से अलग, किसी सुनसान से रेस्टोरेंट में ले चलो जहां हम हो और हमारा स्वीट भोजन। विपुल उसे शहर से दूर एक रेस्टोरेंट में ले गया। साफ सफाई अच्छी थी। बाहर लॉन में टेबल पर दोनों जाकर बैठ गए। पारो ने ऑर्डर दिया। विपुल फास्ट फूड कम पसंद करता था, लेकिन पारो को पसंद था। आसपास की मेजों पर अधिकतर युवा जोड़े बैठे थे। रोमांस के साथ खाना था या खाने के साथ रोमांस, दोनों चुप थे। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज विपुल के कानों में सुनाई दी, वाह आसिफ बाबू, मान गए, लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट हो। एक की चिता की राख ठंडी नहीं हुई कि दूसरी आ गई। विपुल ने सिर उठाकर आवाज की ओर देखा। सामने टनटनी खड़ा था। विपुल उसे देखकर उबल रहा था, लेकिन पारो के कारण शांत ही रहा। पारो, क्या प्रॉब्लम है भाई तेरी, जाकर अपना काम कर। टनटनी, वाह, इस बार तो आग का गोला पसंद किया है, छुई मुई नहीं। पारो कहती है, भाई आप उल्टी सीधी बातें करने की बजाय अपना काम करो। भोजन और भजन के समय डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति सीधे नरक में जाता है। टंटनी, वाह क्या बात है, कसम से मजा आ गया। तीखी मिर्च बड़ी तेज से रसिया रे, तीखी मिर्वे। पारो ने विपुल की तरफ देखा। वो चुपचाप खाने में लगा हुआ था। उसे पता था कि पारो पुलिस में है, इससे स्वतः ही निपट लेगी। पारो ने कुछ सोचकर अपना खाना बंद की, खड़ी हुई और एक करारा सा छापड़ टनटनी के गाल पर रसीद कर दिया। कोमल मुलायम हाथ हथौड़े जैसा पड़ा। एक बार टनटनी का गाल झंझना गया। उसने गुस्से से पारो को बुरा भला और बोला, आसिफ बाबू, तेरे नसीब में प्रेमिका है ही नहीं। तेरी पहली मासूका ने मुझे तेरी औकात बताने की कोशिश की और इस मासूका ने मुझ पर हाथ ही उठा दिया। पारो से, सुन लड़की, अब तेरी जिंदगी में केवल 3 दिन रह गए हैं, आज से तीसरे दिन तेरी अंतिम यात्रा निकलेगी। विपुल कहता है, सुन टंडनी, तूने धोखे से मेरी अविका को मार दिया और अपने आप को मर्द कहता है। इस बार तूने इसकी तरफ आंख भी उठाई तो तुझे बहुत पछतावा होगा। टंटनी कहता है, ठीक है, मेरा चैलेंज है, अगर 3 दिन के बाद तुम इसे जीवित देख लोगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। विपुल यही तो चाहता था कि ये बदमाश पारो से भिड़ जाए और अविका के हत्यारे को उसके कर्मों की सजा मिल जाए, अविका और मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, मेरा बदला भी पूरा हो जाए। पारो ने इस बार उसके पिछवाड़े में एक लात मारते हुए कहा, 3 दिन क्यों, अगर मर्द है तो आज ही सामना कर ले, 3 दिन में तेरे चेले चपाटे तैयार हो जाएंगे ना। अरे अपने आदमियों के बल पर कब तक लड़ेगा। टनटनी, कुछ भी कहो, तुझे 3 दिन की मोहलत मिल गई है। पारो कहती है, ओके, जैसी तेरी इच्छा। टनटनी वहां से भाग निकल गया। पारो विपुल से कहती है, हाँ तो जीजा जी,
यह कौन था और अविका से इसकी क्या दुश्मनी थी? सारी कहानी एक बार और सुना भी दो। विपुल कहता है, इसी बदमाश के कारण मेरी पहली मुलाकात अविका से हुई थी। सड़क पर टायर बदलने के कारण मैं व्यस्त था। तभी अविका मेरी सहायता करो, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं कहकर मेरे पास आए। मैंने इन लोगों को भगा दिया और उसे गाड़ी में बिठाकर कॉलेज ले गई। उस दिन से मेरी और अविका की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। मैं अविका से शादी करके घर बसाना चाहता था। पारो कहती है, लेकिन अविका तो किन्नर थी। विभूल कहता है, तो क्या हुआ? मैं उसके शरीर से नहीं, दिल से प्यार करता था, उसके मन से प्यार करता था। मैंने फैसला कर लिया था कि शादी के बाद हम एक बच्ची या बच्चा गोद ले लेंगे, क्योंकि अविका कभी मां ना बन पाने के कारण दुखी हो सकती थी। मेरा प्यार रूह से, आत्मा से था, मुझे बदन से नहीं। सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है आज के समय में। पारो कहती है, बहुत अच्छी। मुझे अपनी सहेली की पसंद पर नाज है। आप वास्तव में सच्चे प्रेमी थे जीजा जी। विपुल कहता, हाँ, कहाँ सच्चा प्रेमी था? अगर सच्चा प्रेमी होता तो उसके हत्यारे यूं खुलेआम घूम रहे होते क्या? मैं सच्चा प्रेमी नहीं, एक कायर इंसान हूँ। अपनी कायरता के कारण अज्ञा की आत्मा को शांति नहीं दिला सका। पारो, आगे ही बढ़ो। विपुल, एक दिन इस बदमाश ने अविका को पकड़ लिया। उसने मुझे कॉल किया लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाया। मैंने अविका को कॉल किया तो उसने रिसीव करके पर्स में रख दिया, जिससे मैं उसकी स्थिति को समझ सकूं। मुझे उसके साथ होने वाली वारदात का पता चलता रहे। मैं बहुत तेजी से घटनास्थल तक आया, लेकिन तब तक इन लोगों ने उसे मार दिया। उसके साथ बदसलूकी की। जब ये अपनी मनमानी नहीं कर पाए तो एक बड़े से पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और मुझे ही गिरफ्तार कर लिया। बड़ी मुश्किल से मुझे छोड़ा गया था। पारो कहती है, फिर? उसके बाद विपुल कहता है, फिर क्या? मैं अपनी कायरता पर रोता रहता हूँ। पारो, इसके चेले कहाँ हैं? विपुल कहता है, पता नहीं। पारो कहती है, सुना है वो दोनों अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से मार दिए गए हैं। विपुल कहता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जब से अविका का साथ छूटा है तब से दुनियादारी से बहुत कम ताल्लुक रखता हूँ। पारो कहती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उन दोनों को आपने मारा है। विपुल, क्या? काश ऐसा हो जाता। पारो, फिर तो तुम सच्चे आशिक नहीं निकले। पारो, हाँ, मैं अपने आप को एक डरपोक कायर इंसान से ज्यादा नहीं समझ सका। पारो, अब क्या विचार है? विपुल, किस संबंध में? पारो, प्यार मोहब्बत के बारे में। बोल, कुछ नहीं। मेरी किस्मत में प्यार था ही नहीं। पारो, अविका की जगह कोई अन्य लड़की नहीं ले सकती क्या? विपुल, नहीं। पारो, समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। विपुल, समय आने पर पता चलेगा। पारो, ओके, चलो यहाँ से चलते हैं। विपुल उठ खड़ा हुआ, दिल चुकाया और गाड़ी ड्राइविंग करने लगा। अचानक से, गाड़ी रोको कहकर पारो ने गाड़ी रुकवाई। फुर्ती से बजाय बाय जीजा जी कहकर नीचे उतर गई और एक तरफ चलती गई। विपुल उसे उतार कर अपने घर चला गया। पहला प्यार उसके लिए एक नशा था। पारो अपने घर पहुंच गई और विपुल वापस अपनी फैक्ट्री पर चला गया। विपुल को आज फिर अविका की याद सताने लगी थी। टनटनी के कारण उसके दिल के घाव फिर से हरे हो गए। एकमात्र यही बचा है जिसे मार कर अविका को न्याय दिलाना है। विपुल सोच रहा था कि इसे कैसे निपटाया जाए। अब ये पारो मेरी राह में कोई न कोई रोड़ा अवश्य अटकाएगी। इसे मुझ पर शक है और शायद इसी कारण से मेरे पीछे लगी है। मैं भी कितना मूर्ख था जो इस बात को पहले नहीं समझ सका। कितनी आसानी से कह दिया उन दोनों को आपने मारा है। संभल कर रहना होगा विपुल, नहीं तो पारो अपने जाल में फंसा लेगी। क्या करूं, कैसे निपटूं? अबिका, मुझे माफ करना। विपुल की आंखें नम हो गई। उसने कमीज की जेब से पेन निकाला तो उसे महसूस हुआ कि कागजों के साथ कुछ है। बाहर निकाला तो एक छोटा सा ट्रांसमीटर था। विपुल उसे देखकर सोच में डूब गया। जरूर पारो उस पर विशेष रूप से नजर रखे हुए है। विपुल ने उसे वापस अपनी जेब में डाला और 3 दिन शांत रहने का निश्चय किया। 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। तो 3 दिन में हो सकता है पारो ही उसे सल्टा दे। पारो ने अविका की माँ से मिलने का विचार किया। वो उनके घर गई। पहले कई बार वो अविका के घर
गई थी, लेकिन उस समय अबिका जिंदा थी। आज अबिका की अनुपस्थिति में उसके घर गई तो बचपन की यादें जीवित हो गई। पारो, नमस्ते आंटी जी। आंटी, नमस्ते बेटी। पारो, बहुत बुरा हुआ मेरी सहेली के साथ। आंटी कहती है, मेरा जीने का सहारा छीन लिया। पारो कहती है, मुझे दुख है, लेकिन पछतावा अधिक है कि कुछ सहायता नहीं कर पाई उसकी। आंटी कहती है, अब उस पछतावे से कुछ नहीं हो सकता पारो। पारो कहती है, आंटी जी, मैं अपनी स्वर्गवासी दोस्त की कसम खा कर कहती हूँ कि उसके अपराधियों को सजा दिलवा कर ही रहूं। विपुल जी को अब और अपराध नहीं करने दूंगी। आंटी कहती है, विपुल ने क्या किया? पारो कहती है, जहां तक मेरी जानकारी में आया है उसके अनुसार उन तीनों बदमाशों में से दो को विपुल ने मार दिया है। आंटी कहती है, नहीं, विपुल ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो सीधा साधा लड़का किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता। मेरी बेटी को बहुत टूट टूट कर चाहता था। मुझसे ज्यादा उसे दुख हुआ होगा। पारो कहती है, हाँ आंटी जी, विपुल को अबिका को खोने का बहुत दुख है। आंटी, एक बात कहूँ बेटी, बुरा मत माना। पारो, जी कहिए आंटी जी, आपकी बात का बुरा नहीं मानने वाली। आप भी तो मेरी माँ ही हो। आंटी, बेटी, एक प्रार्थना है, उस विपुल को अपना लो। मेरी बेटी की मौत से बिखर गया होगा। उसे खुश देखकर मेरी अबिका की आत्मा को भी शांति पहुंचेगी। पारो, आंटी जी, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विपुल अबिका की जगह किसी को देने के लिए राजी ही नहीं होगा। आंटी, मैं बात करूंगी उससे। एक बार मुझे विपुल से मिलवा दो बेटी। पारो कहती है, जरूर आंटी जी, आपकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। पारो उनसे विपुल से मिलवाने का वादा करके चली आई। पारो ने टनटनी की हिस्ट्री खोजी। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके पीठ पर किसका हाथ है। पारो का मानना था कि हर एक गुंडे बदमाश को बड़े लोगों की शामिली होती है, जिससे उनके हौसले बुलंद रहते हैं, कानून से बचाने की गारंटी मिली होती। ऐसे लोगों को पारो अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई। शाम को विपुल का नंबर डायल किया। पारो, हाँ जीजू, क्या कर रहे हो? विपुल, कुछ नहीं, बस घर जाने की तैयारी में हूँ। पारो, एक कॉफी हो जाए? विपुल, आ जाओ। पारो, नहीं, आज आप आ जाइए, आज की कॉफी मेरी तरफ से। विपुल, हाँ, कहाँ आना है? पारो, वहीं सेंट्रल पार्क के पास दिलखुश कॉफी। विपुल, ठीक है, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ। पारो, ओके, आई विल वेट यू। विपुल ने ठीक है कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आधा घंटे बाद विपुल कॉफी शॉप पर गया तो पारो वहां पहले से ही मौजूद थी। पारो, मोस्ट वेलकम जीजाजी, विपुल कॉफी ऑर्डर कर दूं? पारो, ओ मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, एक बात बताओ। विपुल, बोलिए। पारो, आप कभी अबिका की माँ से मिले? विपुल, हाँ, एक बार अबिका ने मिलवाया था। पारो, उसके बाद? विपुल, नहीं। पारो, आपको उनसे मिलना चाहिए था। अपनी बेटी को खोकर वो अकेली पड़ गई हैं। एक बार जाकर आपको उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। विपुल, ओ, मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, अबिका के अलावा किसी तरफ ध्यान ही नहीं गया। पारो, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका ध्यान नहीं गया उस तरफ। होता है ऐसा कभी कभी। आप अपने आप को दोष मत दो। कल दोनों चलेंगे उनसे मिलने। बिल्कुल ठीक है। कॉफी आ गई। दोनों बाहर से शांत नजर आ रहे थे, लेकिन विचार दोनों के अंदर चल रहे थे। कॉफी पीने लगी। कॉफी खत्म करने के बाद पारो बोली, अब आज का डिनर भी मेरी तरफ से। विपुल, नहीं। पारो, क्यों? क्या कोई परेशानी है मेरे साथ? विपुल, कोई परेशानी नहीं है पारो। तो फिर आज शाम का खाना मेरे साथ करोगे? विपुल, कहाँ? पारो, वो मैं आपको बता दूंगी, शाम को 9 बजे आपको कॉल करूंगी, तभी आपको रेस्टोरेंट का पता भी बता दूंगी। आप तो आंख बंद करके चले आना। विपुल, असंभव। पारो, क्या? विपुल, आंख बंद करके चलना मुझे नहीं आता। पारो, अरे मेरे प्यारे जीजू, आंख बंद करने का मतलब मैं बताऊं? उस जगह आ जाना। विपुल, अच्छा। दोनों कॉफी समाप्त कर अपने अपने ठिकाने पर चले गए। विपुल घर आया, फ्रेश हुआ और अपनी माँ से बात करने लगा। उसकी माँ की चिंता अब खत्म हो रही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो बिल्कुल विपुल को उदास और खोया खोया सा देखती तो चिंतित हो जाती थी। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद पारो के फोन आने पर अपनी माँ से अभी 1 घंटे में आता हूँ कहकर निकल गया। पारो ने उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बुलवाया और विपुल का इंतजार करने लगी। विपुल को पारो बाहर
उसका इंतजार करती मिली। पारो ने टी-शर्ट और लोअर पहन रखी थी, बाल पीछे की तरफ बांध रखे थे। वो एक किसी स्पोर्ट्स की स्टूडेंट लग रही। चेहरे पर दिन भर की थकान का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। उसे इस समय देखकर कोई नहीं कह सकता था कि पुलिस की एक अधिकारी है। बिल्कुल नॉर्मल लड़की दिख रही थी। एक कोने की टेबल पर दोनों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। खाने का ऑर्डर दिया और जब खाना आ गया तो दोनों खाने लगे। खाना खाते समय कोई बात नहीं हुई। खाने से निर्वृत्त होकर कॉफी का ऑर्डर दिया और बात करने लगे। पारो, तो आपने क्या सोचा? विपुल, किसके बारे में? पारो, तीसरे के बारे में। विपुल, मैं क्या सोचूं? अब तुम ही करोगी। पारो, इसलिए तो आप कोई भी कदम नहीं उठाओगे। मैं बहुत जल्द उसे गिरफ्तार करने वाली हूँ। मुझे पता है कि उन दोनों को आपने ही मारा है। तीसरों को भी मारने की फिराक में हो, लेकिन अब नहीं। आपको उनके गंदे खून से आपके हाथ नहीं रंगने दूंगी। विपुल, क्या पता क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पारो, इतने बोले मत बनो। आप सब समझ रहे हो। विपुल, अच्छा, बहुत ज्ञानी हो आप तो। पारो, तो वो तो है ही। पारो ने विपुल को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कानून को अपने हाथ में मत लो। विपुल, आपको तो पता ही है कि एक खून की सजा भी वही होती है जो दूसरे की। इसलिए जब कानून को अपने हाथ में ले ही लिया है तो काम को अधूरा क्यों छोड़ा जाए? आपने जब मुझे सजा देने का विचार बना ही चुकी हैं, हो तो फिर अविका का बदला पूरा करने दो। पारो, नहीं, अब और नहीं। विपुल, ठीक है बॉस। दोनों डिनर करके अपने अपने घर चल दिए। टंटनी एक लड़की से लात खाकर अपनी होश हवास खो बैठा। अपने अड्डे पर एक बोतल निकाली और मुंह से लगाई और पानी की तरह शराब पीने लगा। आधी बोतल खत्म करने के बाद साहब ने उसी समय उसका मोबाइल धनधनाया। अपने मोबाइल को देखा और जल्दी से बोला, यस बॉस। बॉस की आवाज में, बॉस के बच्चे, किस किससे पंगा लेता फिर रहा है? तुझे पता है जिस लड़की से उलझ रहा है था वो पुलिस की एक अधिकारी है। तुझे कच्चा चबा जाएगी। टंटनी, क्या आप कह रही हैं बॉस? बॉस, सच कह रहा हूँ मूर्ख। पहले उस विपुल के बच्चे से ही अपनी रक्षा कर ले, फिर उस लेडी ऑफिसर से उलझना। टंडनी, विपुल से? वो पिद्दी सा आसिफ? बॉस, वो पिद्दी सा नहीं बेवकूफ, उसने ही तेरे दोनों साथियों रंगा बिल्ला को मारा है और तुझे मारने की फिराक में है। टंटनी, ऐसा नहीं हो सकता। वो कायर है, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती। आवाज यानी बॉस कहता है, शट अप टंटनी। सारी बॉस। बॉस फिर कहता है, देख तू अगर उस अधिकारी के चुंगल में फंस गया तो मैं भी तेरी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए बॉस? बॉस, पहले तो उस लेडी अधिकारी से क्षमा मांग, फिर सही मौका मिले तो उस विपुल को पहुंचा दो उसकी मासूका के पास। टंटनी, ठीक है बॉस। टंटनी का सारा नशा गायब हो गया। उसे सपने में भी अनुमान नहीं था कि विपुल रंगा और गिल्ला को मार सकता है। उसने समय देखा। अभी विपुल को ठिकाने के बारे में सोचा, लेकिन उसके केले चपाटे उसके पास नहीं थे। खा पी कर कहीं पड़े होंगे। इसके लिए कल की रात ठीक रहेगी। टंटनी ने कल ही विपुल को निपटाने की पूरी योजना बना ली। दुश्मन और सांप को घायल छोड़ना बहुत खतरनाक होता है। विपुल पारो को जाते हुए देखता रहा और अपनी इस गलतफहमी को भी निकाल दिया कि पारो को कुछ पता नहीं है। पारो को तो सब पता था। वो किसी सबूत के अभाव के कारण उसे गिरफ्तार नहीं कर रही थी, वरना अब तक उसे जेल की चक्की चला रहा होता। विपुल के पास समय नहीं था। कल ही पारो और टंटनी के बीच तानातानी हुई थी और आज का दिन निकल गया। कसम से अगर टंटनी पारो से उलझा तो पारो उसे गिरफ्तार कर सकती है। फिर इसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की रात ही कुछ किया जा सकता है। घर से तो अब बाहर आ ही गया हूँ। क्या क्यों ना आज ही कुछ किया जाए? क्यों ना टंटनी को आज ही लपेट दिया जाए? लेकिन कैसे? मैं तो उसका पता ठिकाना भी नहीं। विपुल वहीं रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा खड़ा विचारों में खोया हुआ था। एक नशे में झूमते हुए आदमी ने उसे रास्ते से धकेलते हुए कहा, अरे यहाँ खड़ा खड़ा क्या अपनी मासूका के लिए रो रहा है? रास्ते से हट। विपुल को ध्यान आया कि वो वास्तव में ही रास्ते में खड़ा है। पारो कब की जा चुकी थी।
को भी वहां से चल दिया। टहलते हुए सोचते हुए फिर भी ज्यादा दूर नहीं था उसका घर, इसलिए थोड़ी देर में ही पहुंच सकता था। कार से वो रास्ता ज्यादा लंबा पड़ता था क्योंकि सड़क का रास्ता घूम कर आता था, जबकि पैदल का रास्ता बहुत छोटा था। विपुल की माँ को भी विपुल पता बता कर ही आया था कि दोस्त के साथ डिनर पर जा रहा है, इसलिए वो अपना खाना खाकर सोने चली गई। विपुल लेट हो गया, इसीलिए इंतजार नहीं किया। टनटनी ने अपने साथियों की राह देखी, लेकिन वो गायब थे। आज उसे विपुल का हिसाब करना था। टनटनी ने अपने दो आदमियों साथियों को बुलवाया, साथ लिया और विपुल के घर उसे ठिकाने लगाने चल दिया। विपुल तो उस समय पारो के साथ डिनर खत्म कर टहलता हुआ अपने घर की तरफ ही आ रहा था। विपुल ने अपने घर का मुख्य दरवाजा खोला, उसे वापस अंदर कर ही रहा था कि सामने से टनटनी अपने दो चेलों को लेकर उसकी तरफ इशारा करता हुआ आ रहा। विपुल का मस्तिष्क बहुत खतरनाक निर्णय ले चुका था। जल्दी से विद्युत मीटर से बाहर आने वाला वायर निकाला और मुख्य दरवाजे से चिपका दिया। टनटनी ने विपुल को मुख्य दरवाजा बंद करते हुए देख लिया, इसलिए बोला, कायर भागता कहाँ है, जल्दी से दरवाजा खोल। टनटनी ने उस लोहे के दरवाजे को खोलने के लिए हाथ लगाया कि उसके पूरे शरीर में करंट फैल गया। वो चीखने चिल्लाने लगा। उसके दोनों साथी उसे बचाने की बजाय उल्टे पांव भाग गए। 10 मिनट बाद उसकी चीखें शांत पड़ गई। विपुल के पड़ोसी बाहर निकल आए। एक आदमी इस तरह से करंट से चिपक कर मर गया। विपुल ने वो वायर हटाकर वापस मीटर में लगा दिया, जिससे कोई शक नहीं कर सके। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि अब करंट से कैसे चिपक गया। पुलिस को सूचना दी गई। विपुल चुपके से छत पर चढ़ा और अपनी पाइप के सहारे नीचे उतर गया। बाहर से लोग विपुल विपुल आवाज दे रहे थे, लेकिन विपुल तो दूर जा चुका था। विपुल को भी कॉल किया गया, उसे उस दुर्घटना की बात बताई गई। तब उसने शीघ्र पहुंचता हूँ कहकर राहत की सांस ली। पुलिस की जीप में 3-4 सिपाहियों के साथ एक सब इंस्पेक्टर भी था। विपुल उस पुलिस की गाड़ी के साथ साथ वहां पहुंचा। पुलिस विपुल से इस घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो आपको पारो मैडम के साथ डिनर पर था और अभी अभी यहाँ पहुंचा है। टनटनी को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। सब इंस्पेक्टर ने उसी समय पारो से विपुल के बयान की सच्चाई की जानकारी की, तो पारो ने उसे बताया कि विपुल के साथ उसने थोड़ी देर पहले ही लंच किया था। लेकिन बात क्या है, पारो को जब पता चला टनटनी नाम का वो बदमाश विपुल के घर के बाहर करंट से झुलस कर अपनी जान गंवा बैठा है, तो वो सोच में पड़ गई। उसकी आंखें सिकुड़ गई। विपुल बाबू बहुत तेज निकले, उसके होठों से यह वाक्य निकला। सुबह विपुल बाबू की खबर लेने का निश्चय किया। विपुल अंदर गया, अबिका की फोटो के सामने खड़ा होकर बोला, अब इस दुनिया में जीने का उद्देश्य खत्म हो गया। माँ ना होती तो अब सीधा तुम्हारे पास आ जाता। अबिका, मुझे माफ करना अबिका, पुत्र धर्म निभाना है। अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए और रोने लगा। उसे पारो का कोई डर नहीं था, अपना भविष्य उसे मालूम था, अपनी माँ की चिंता थी, लेकिन अब चाहते हुए भी कुछ बदल नहीं सका था। बड़ी मुश्किल से उसे 3 बजे नींद आई। 4 घंटे की नींद भी पूरी नहीं होने दी। उसके मोबाइल की घंटी ने बजने से बिल्कुल ने कॉल रिसीव की। पारो, सुबह हो गई जीजू। सुप्रभातम जीजू। क्या गधे बेचकर सो रहे हो? 7 बज गए हैं। विपुल, अरे 7 बज गए? पारो, क्यों, रात को नींद नहीं आई क्या? कोई डर दहशत तो नहीं सता रही थी? माय डियर जियो। विपुल, नहीं, डर नहीं तो जब कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? पारो, क्या बात है, सफाई तो अच्छी देने लगे। चलो दरवाजा खोलो, बाहर खड़ी हो। विपुल ने दरवाजा खोला, पारो जी को अंदर बुलाया और अपने कमरे में ले गया। उसकी माँ की नींद अभी नहीं खुली थी, इसीलिए स्वयं ही दोनों के लिए चाय बना लाया। उसके जाते ही पारो की नजर अपनी फ्रेंड अबिका की तस्वीर पर गई, तो बोली, बहुत किस्मत वाली थी अबिका जो ऐसा प्यार करने वाला दोस्त मिला। विपुल चाय लेकर आ गया तो दोनों ने चाय का आनंद लिया। चाय समाप्त कर पारो बोली, आखिर अपनी जिद पूरी करके ही मानी। विपुल, कौन सी जिद? पारो लुढ़का दिया, इसको भी? विपुल, कैसे जादू से? मैं तो आपके साथ था। अच्छा, बीच में आ
गया था जब तुम डिनर कर रही थी पारो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है विपुल। मैं आपके साथ नहीं होता तो अलग बात थी। आप विश्वास भी नहीं करती, लेकिन अब तो इस बात की साक्षी हो कि घटना के समय आपके साथ था पारो। वहां से आकर ये कांड कर दिया होगा विपुल। हाँ, हो सकता है। मैं उड़कर आया। पारो, सब्र कर रखो जीजू। सब कुछ पता लगा लूंगी। अभी मुझे कुछ डाउट है बस विपुल। जैसे देवी जी आपकी इच्छा। पारो ने घुमा फिरा कर विपुल को टटोला, लेकिन वो अपनी बात पर ही अड़ा रहा। पारो, बहुत काबिल अधिकारी लगाया है इस दुर्घटना की जांच के लिए। जल्दी आपको आपकी करतूत बताने वाली हूँ विपुल। जो होगा सो देखा जाए। फिलहाल हम क्यों मूड खराब करें पारो। चलो, अबिका की माँ से मिलना है विपुल। चलो, बस 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ विपुल की माँ जा चुकी थी। पारो ने अपना परिचय विपुल की दोस्त के रूप में दिया। विपुल पारो के साथ अबिका के घर चल दिया। पारो विपुल को अबिका की माँ से मिलवाने ले गई। अबिका की माँ विपुल से मिलकर बहुत खुश हुई। फिर अबिका की बात करते करते रोने लगी। बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। विपुल थोड़ी देर बाहर टहलने लगा। उसका जी छूट रहा। विपुल के दूर होते ही पारो ने जैसे विस्फोट किया हो। अबिका की माँ को पारो ने बताया कि कल अबिका के अंतिम अपराधी को भी विपुल ने मार दिया। आंटी, क्या ये क्या कह रही हो पारो? आंटी जी, विपुल जी ने अबिका से सच्चा प्यार किया था। जिन बदमाशों ने इसके अबिका को मारा था, उन तीनों को विपुल जी ने दंड दे दिया। अपनी चिता न कि आप अपनी चिंता न करते हुए इन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। ये वास्तव में सच्चे प्रेमी, लेकिन कानून के मुजरिम भी हैं। आंटी जी, मैं इस समय बहुत दुविधा में हूँ। एक तरफ विपुल ने जो कार्य किया है, उस कार्य से व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी बहन मेरी सहेली के हत्यारों को सजा देकर एक नेक काम किया है। इस शहर से पापियों का बोझ कम किया है। लेकिन इस पुलिस अधिकारी के रूप में मुझे इनका ये कार्य अपराध लगता है। आंटी जी, आप ही कुछ बताइए। मेरा दिमाग तो कुछ काम नहीं कर रहा। एक तरफ तो विपुल की प्रशंसा करने को दिल कर रहा है, दूसरी तरफ मेरा फर्ज चीख चीख कर कह रहा है कि यह विपुल कानून का अपराधी है और सब भावनाओं को भुलाकर गिरफ्तार करो। आंटी कहती है, बेटी, जब सोचने समझने की सब शक्ति खत्म हो जाए, दुविधा जैसी स्थिति आ जाए, तो तब केवल अपने मन की सुननी चाहिए। अपनी आंख बंद करके ठंडे दिमाग से सोचना। दिल में जो भी विचार आए उन्हें आने देना। प्रभु अपने आप रास्ता दिखा देंगे। पारो कहती है, ठीक है आंटी जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। आंटी, अरे तुम कुछ चाय वाय के लिए भी चाय ली थी, पूछा ही नहीं पारो। हाँ आंटी, मुझे आपसे कुछ स्पेशल बात करनी है। अभी विपुल को जाने के बाद बात करेंगे। आंटी, क्या बात करना चाहती हो? पारो, आपके अतीत के बारे में। अबिका की माँ के चेहरे पर एक दर्द उभर आया। विपुल को उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। उसे उस घर में अबिका की याद सता रही थी। वो इस घुटन से दूर जाना चाहता था। उसने पारो से फैक्ट्री पर जानने की बात की तो पारो ने चाय पीकर निकल जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद विपुल वहां से चला गया। पारो ने आंटी से कहा, आप मुझे क्या मानती हो? आंटी, तुम मेरी बेटी की दोस्त थी, इसलिए मेरी बेटी समान हो। पारो, तो फिर एक बात सच सच बताओ। आंटी, हाँ पूछो। पारो, आप ना जाने की जानी पहचानी मूर्ति थी। आपने अपनी शादी भी नहीं की, अचानक से अबिका आपकी गोद में आई और आपने नाच गाना छोड़ दिया, है ना आंटी? आंटी, हाँ, ये सच है। अबिका को पाते ही मैंने उसे पालने में अपना पूरा समय व्यतीत करने के उद्देश्य से सब कुछ त्याग दिया। पारो कहती है, क्या अबिका आपकी सगी बेटी थी? क्या आपने जन्म दिया? आंटी, क्यों मेरा अतीत याद दिला रही हो? तुम्हें क्या मिलने वाला है? पारो, कुछ नहीं आंटी, मेरी माँ कुछ महीनों पहले स्वर्गवास सिधार गई है। उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो मुझे हजम नहीं हो रही है। आंटी कहती है, कौन सी बात? पारो कहती, यही कि अबिका मेरी सगी बहन थी। आंटी, नहीं, वो मेरी बेटी थी। पारो कहती है, आपको जब प्यार में धोखा मिला तो आपने किसी के साथ शादी नहीं करने की कसम खाई थी, फिर अबिका कैसे पैदा हुई? आंटी, मैंने वह कहती है, वैसे मैंने आज तक किसी को यह बात नहीं बताई, लेकिन सच यही है कि जो तुम कह रही हो वो सब सच है। तुमसे 1 साल पहले जन्म लेने वाली अबिका
शारीरिक रूप से अलग थी। तुम्हारे पिता उसे पसंद नहीं कर रहे थे, वो अबिका को किन्नरों को देना चाहते थे। तुम्हारी माँ अपनी ममता के कारण उसे किसी को भी देना नहीं चाहती थी। तुम्हारे पिता के डर से उन्होंने अबिका को मेरी गोद में डाल दिया, साथ ही मुझे खर्चे के लिए अच्छी खासी रकम दी ताकि मैं नाच गाने को छोड़ दूं। अबिका को भी ये सच्चाई को नहीं पता थी। तुम पता नहीं कहाँ से इतनी जानकारी ले आई। पारो कहती है, पुलिस वाली हूँ, देर सवेर सत्य तक पहुंच ही जाती हूँ। यही कारण है कि विपुल को गिरफ्तार करने की इच्छा नहीं हो रही है। आंटी, तुम्हारा दिल जो कहे उसी वही करना। पारो, मेरा दिल तो कहता है कि विपुल के जीवन में अविका की कमी पूरी कर विपुल के साथ शादी कर लूं, लेकिन जीवन में एक चीज बनी रहेगी कि अपने स्वार्थ के लिए अपने फर्ज से धोखा किया। आंटी कुछ ना कह सकी। पारो आंटी से आज्ञा लेकर चली गई, अपने रूम पर गई, फिर तैयार होकर ड्यूटी पर गई। आवश्यक कार्रवाई पूरी कर विपुल को गिरफ्तार करने उसकी फैक्ट्री की ओर पुलिस की जीप लेकर रवाना हुई। विपुल उसे सरकारी गाड़ी और पुलिस ड्रेस में देखकर समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। विपुल कहता है, अभी तो हम सुबह ही मिले थे। पारो कहती है, मैं आपको गिरफ्तार करने आई हूँ मिस्टर विपुल। विपुल कहता है, वो क्यों? पारो, टनटनी की हत्या के जुर्म। विपुल, लेकिन वो तो विद्युत करंट से मरा था ना पारो। पारो कहती है, नहीं, जब मैं सुबह तुम्हारे घर गई थी तो फाटक पर काले काले छोटे छोटे धब्बे दिखाई दिए। गौर से देखने पर सारी कहानी समझ में आ गई। वो तुम्हारे लोहे के फाटक से चिपक कर मरा था और उस फाटक पर करंट तुमने पहुंचाया था। क्या मैं गलत कह रही हूँ मिस्टर विपुल? विपुल, नहीं, आप सही कह रही हो। अब छुपाने से भी क्या फायदा? अविका के बिना जेल घर जैसा और घर जेल जैसा। मुझे जेल में रहने पर कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। पारो कहती है, अब आपको तो कैद में ही रहना है, अभी सरकारी कैद में और 7 साल बाद मेरी कैद में। विपुल, क्या मतलब? पारो, मतलब ये कि मैं आपका जेल से आने का बेसब्री का से इंतजार करूंगी। मेरी बहन के पति नहीं बन सके, लेकिन मेरे पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी माँ की बिल्कुल फिक्र मत करना। विपुल कुछ कह नहीं सका। पारो, तो अब चलें? विपुल, हाँ चलो। पारो ने विपुल को अदालत में पेश किया, जहां उसे 7 साल की कैद सुनाई गई थी। 7 साल पूरे होने के से पहले ही विपुल की रिहाई हो गई और पारो ने उसके साथ शादी कर ली और एक साथ दोनों जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।